बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अहम खबर के साथ। कराची की अस्मा को रोही ने ढूंढ निकाला। अस्मा ने अगवा और जबरदस्ती निकाह के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। अस्मा ने पुलिस को पसंद की शादी का बयान दिया है। कहा कि मैंने पसंद की शादी की है, रहीम खान में मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। 10वीं क्लास की तालिबा हूं और अस्मा का वालिदैन पर तशद्दुद का भी इल्जाम है। अस्मा की रोही से गुफ्तगू हुई, क्या कहना था जानते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खान आसिम सदीक से। कुछ ऐसा कबल कराची के थाना सच्चर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें अस्मा, जिसकी उम्र को 14 या 15 साल बताई जा रही थी, जो मुबैना तौर पर अपनी सहेली को मिलने गई, उसके बाद उसको अगवा कर लिया गया। अगवा करने का वाले का नाम आसिफ अब्बास था और ये उस FIR का मतन था कि इसको मुबैना तौर पर ज्यादती के लिए अगवा किया गया है और इसका ज़बरदस्ती निकाह भी पढ़ाया जा रहा है। फिर इसके बाद इस बच्ची का एक निकाहनामा सामने आया, निकाह खां का भी बयान सामने आया। कोट करम खान यूनियन कौंसिल है जो रहीम खान के नवाही इलाके में वाक़या है, जहां पर इसका निकाह हुआ। उसके निकाह की वीडियो भी सामने इसमें देखा जा सकता है कि ये लड़की खुद दस्तखत कर रही थी। इसके बाद आज ये लड़की थाना सिटी C डिवीज़न के सिविल मजिस्ट्रेट खालिद महमूद के सामने पेश हुई है अस्मा, और वहां पर अपनी मर्जी से शादी करने का बयान दफ़ा 164 के तहत दर्ज करवाया है। अस्मा, आपके बारे में ये है कि आपने अपनी पसंद की शादी नहीं की, आपको अगवा किया गया है। क्या आपको अगवा किया गया है? नहीं, मुझे अगवा नहीं किया गया। मैंने अपनी पसंद की मर्जी से शादी की है। तो आप कहाँ पे रहती थी, कैसे आपने शादी की? कहा जा आपकी कम उम्र है, आपकी उम्र कितनी है पहले आप ये बताएं। 19 साल मेरी उम्र है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं मैट्रिक में थी। तो आपकी वालदा कहती हैं कि आप 8वीं क्लास की तालिबा थी, आपकी उम्र 14-15 साल है। पहले तो ये कि आप बालिग हैं या नहीं हैं? मैं बालिग हूँ। तो आपको अगवा किया गया है? नहीं, मुझे अगवा नहीं किया गया। तो कैसे आप लोगों ने शादी की? कैसे आप लोगों, कब से आप लोगों को एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत थी, प्यार था या ताल्लुक था, जिसके बाद आपने ये शादी की? 3 साल से। तो आपने अपने वालिदैन को बताया था कि आप पसंद करते हैं एक दूसरे को? नहीं। तो आज जब आप रहीम खान आई हैं तो ये निकाह आपकी मर्जी से हुआ है या नहीं? मेरी मर्जी से हुआ। तो आपकी वालिदा की तरफ से बयान किया जा रहा है कि आपको ज़बरदस्ती अगवा किया गया है, वो सही है कि गलत है? गलत, मैंने खुद से निकाह किया। तो आप इस शादी से खुश हैं? जी। अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हैं? नहीं। आप बताएं आसिफ कि आपका कैसे आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर कैसे इसको लेके आए हो यहाँ पे, और अब आपने बयान दिया है तो शादी आप लोगों की मर्जी से मुताबिक हुई है या आपने इसको अगवा किया था? नहीं, हमारी मर्जी से शादी हुई, अगवा का कोई सीन नहीं। ये झूठा मुकदमा वहाँ पे कराची में दर्ज किया रहा है इसकी अम्मी ने। अगवा नहीं, अपनी मर्जी से मैं भी अपनी मर्जी से शादी की। तो इसकी कहते हैं छोटी उम्र है, छोटी उम्र में तो शादी हो नहीं सकती, फिर कैसे होगी? पूछ लें आप, 19 साल उम्र है पूरी इसकी फिक्स। 19 साल उम्र है, बालिग है, इसकी मर्जी हर चीज़ है। जब आई उस दिन भी सब ने पूछा। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका आसिम सदीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इंसादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज एजाज अहमद बुटर को OSD कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जज एजाज अहमद बुटर को सेशन कोर्ट लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। यहाँ पर आपको आगाह करे हैं, इंसादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज एजाज अहमद बुटर को OSD तैनात कर दिया गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जबकि सरगोदा में जज एजाज अहमद बुटर को सेशन कोर्ट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। यहाँ बात करेंगे मुल्तान N 148 में 19 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बारे में। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सैफ ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी कर दिए हैं। किस उम्मीदवार को क्या निशान दिया गया है, इस हवाले से जानते हैं महर इमरान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान के हल्का N 148 में 19 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट कर दिए गए हैं। और इस हवाले से बताते चलें कि ये जो हल्का N 148 है, यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये नशिस्त छोड़ी थी, जिसके बाद ये हल्का खाली हुआ और उसके बाद उम्मीदवारों की जानब से
यहाँ पे जो मुख्तलिफ कागजात नामजदगी सबमिट करवाने का सिलसिला जारी हुआ और आज ये फाइनल मराहिल में जो पहुँच चुका हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे मोहम्मद सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो तमाम तर इंतजामात इकदामात कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आज इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए हैं, 19 मई को इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त कितने उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, पार्टी टिकट पर कितने उम्मीदवार हैं, प्राइवेट कितने हैं, और उनको इंतखाबी निशान क्या क्या अलाट हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, फॉर्म 33 जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक इस वक्त इलेक्शन की दौड़ में 8 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बार 19 मई को इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनमें से 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी टिकट्स के साथ थे, जिनमें मलिक तैमूर अल्ताफ़ हैं, उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से टिकट मिला है। अली कासिम गिलानी हैं, उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। और आतिफ इमरान हैं, उनको जमात इस्लामी की तरफ से टिकट मिला है। और अज़हर अहमद संधेला साहब हैं, जिन्हें तहरीक लब्बैक की तरफ से टिकट मिला है। इसके अलावा हमारे पास 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनमें अमजद हुसैन साहब हैं, उनको घड़ियाल मिला है ये एज इलेक्शन सिंबल। और रुबीना अख्तर साहिबा हैं, उनको तोता मिला है। और खालिद जावेद वड़ाइश साहब हैं, जिनको हमने पर यानी फैदर का इलेक्शन सिंबल अलॉट किया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शफाफ और गैर जनबदराना जो इलेक्शन है उनके इनेकाद के लिए क्या SOPs होंगी, और आगे जो उम्मीदवारों को आज से निशानात जो हैं वो मिल गए हैं वो कैंपेन कर सकते हैं, ज़ाब्ता अखलाक क्या होगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया हुआ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो जाहिर सी बात है तमाम इलेक्शन कैंडिडेट्स के ऊपर लागू है ही है। आज इनको इलेक्शन सिंबल्स मिल गए हैं, अब ये अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्शन सिंबल्स के साथ। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं वो डेफिनेटली इनकी फिर कार्रवाइयों को हमारे देख भी रहे होंगे, और ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शंस की कैंपेन है वो विद इन दी SOPs ऑफ इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। जो पोस्टर्स के साइज़ हैं और जिस मैग्नीट्यूड पे जो जी के कैंपेन कर सकते हैं और जो भी इनके पीछे अखराजात हैं सारे, वो फिर सब अंडर मॉनिटर होंगे। NA 148 में 19 मई को इलेक्शन होगा, और रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सैफ साहब जिस तरह से जो है बता रहे थे कि यहाँ पे हम अगर बात करें मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुल्तान के कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर को मुकर्रर किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सैफ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 12 नर्सिंग कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती हुई है। नर्सिंग कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तैनाती के लिए 6 मई तक दरखास्तें तलब। इंटरव्यूज के जरिए प्रिंसिपल्स नर्सिंग कॉलेजेस की सिलेक्शन होगी और प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज की अहलियत पर पूरा उतरने वाली नर्सिस दरखास्तें जमा करवाएंगी। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, पंजाब के 12 नर्सिंग कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती और नर्सिंग कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तैनाती के लिए 6 मई तक दरखास्तें तलब की गई हैं, जबकि इंटरव्यूज के जरिए प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेजेस की सिलेक्शन होगी। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज की अहलियत पर पूरा उतरने वाली नर्सिस दरखास्तें जमा करवाएंगी। यहाँ आपको बताएंगे, गंदम खरीदारी मुहिम शुरू न होने पर किसान तंजीमें सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून लिया किसान विंग के जिलाई ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए आपको लिए चलते हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और अगर नहीं होती इन केस तो इंशाल्लाह हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। जाहिर बात है, उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है, तो इंशाल्लाह हम अपने किसान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर इस तरह की सूरत हाल आती है कि एहतजाज की काल होती है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसान विंग भी उनके साथ भरपूर। गुफ्तगू आपने सुनी, आपको बताएंगे मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जिक्रा टाउन के रिहायशी भारी सुई गैस के बिलों पर सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं फराज रमजान से। फराज, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। बात करते चलें तो मैं इस वक्त मुल्तान के ज़करिया टाउन गली नंबर 37 में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो यहाँ के ज़करिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो भारी भरकम सुई गैस के बिलों पर जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, भारी भरकम सुई गैस के बिलों पर सरापा एहतजाज है, इस वक्त से क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इस मुल्क में जहाँ पे 240 से 250 रुपए गैस का बिल आता था, वहाँ पे अब ये गैस का बिल मुंतकिल हो चुका है तकरीबन 93,000, 90,000, 50,000, जो कि अनबियरेबल है किसी भी किस्म के हवाले से। इस मुल्क में आप ये देखें कि आमदनी के ज़राए कम होते जा रहे हैं और महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। इस पर मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने आला हुकाम से कि ये किसी किस्म का भी कोई रिवाज नहीं है। आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, आप यौमिया शरह देख लें कि हमारे मुल्क में से यूथ के कितने बंदे डेली बेसिस पे बाहर जा रहे हैं,
اس کی ایک بیسک ریزن صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کوئی مہنگائی کو بڑھانے کا. اب میں کل جب گیس کے آفس میں پہنچا کمپلینٹ کرنے کے لیے تو 1250% وہ کہہ رہے ہیں کہ انکریز ہو چکا ہے گیس کے بلوں میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غریب عوام کا ایک کیا قصور ہے جو کہ دہاڑی دار مزدور ہوگا. کتنا بل ہے بھجن, کتنا بل ہے آپ کا اس دفعہ؟ 47,680 روپے میرا بل ہے. آپ اس کو دیکھیں. اور میرے گھر کے ساتھ رہائشی جو کہ دو لوگ ہیں جو کہ گھر کے رہائشی ہیں جن میں صرف ایک والدہ اور والد ہے. میرے گھر کے پھر 5 افراد ہیں اور یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں اور نہ ہی میں یہ بل بھر سکتا ہوں. یہ بل میں 100% اس سے نامنظور کرتا ہوں. میں اس بل کو کسی صورت نہیں بھروں گا. یا ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ لوگ اپنی جانیں دے دیں, ہم لوگ اس بل کو نہیں بھر سکتے. لیکن یہ بتائیے گا سوئی گیس کے بل تو اتنے آگے, کیا گیس بھی آپ لوگوں کو ملتی ہے؟ گیس بھی گھروں میں آتی ہے کہ نہیں؟ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل میرے گھر گیس کی ٹیم جو کہ چیکنگ کے لیے آئی ہے, جب وہ آئے ہیں تو اس وقت بھی گیس موجود نہ تھی. وہ لوگ مجھے نہ کہ لیکیج جو بھی تھا وہ چیک کر کے گئے, نہ کوئی لیکیج ہے نہ کچھ ہے. اس وقت گیس کے بل اس قدر زیادہ ہے اور نہ کہ گیس آتی ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم سلنڈر یوز کر لیں, آپ لوگ گیسوں کو بند کر دیں. ہم لوگوں کو کہہ دیں اس ملک سے چلے جائیں, ہمارے لیے پابندیاں ہٹا دیں, ہم اس ملک سے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک یوتھ کو اس ملک میں نہیں رکھنا, آپ لوگ نہیں رکھنا چاہتے, آپ لوگ ہمیں بتا دیں. لیکن ہم لوگوں کو اس قدر اتنے زیادہ بل جو کہ ہمارے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے. ہم زیادہ بل جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. بات کرنے کے لیے دیگر مظاہرین بھی موجود ہیں, سے جانتے ہیں. بھجن آپ کیا کہیں گے؟ جی, میرا نام توقیر احمد ہے. میں ادھر یہ مکان نمبر 17 میں رہتا ہوں. یہ اس مہینے کا بل ہمارا جو ہے وہ تقریباً 93,000 ہے. تو اس گھر میں اور میری بیوی رہتے ہیں, ہم 2 لوگ ہیں. بالکل, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس وقت جو ہے وہ انکل کا جو ہے وہ 93,000 بجلی کا بل آیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ بھاری بھرکم سوئی گیس کے بلوں پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. انکل یہ بتائیے گا کیسے بھریں گے 93,000 بجلی کا بل؟ میرے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے اس گیس کے بل کو بھرنے کو. یہ اس سورسز کے علاوہ یہ انلیجیٹیمیٹ ہے, اس کی کوئی یہ چوری کا ہے بل. میں گیس یوز ہی نہیں کرتا, دن میں کوئی 5-6-7 گھنٹے گیس آتی ہے. اور ہم اکثر یہ بتائیے گا گھر میں افراد کتنے ہیں اور گیس کی کتنے استعمال کرتے ہیں؟ ہم 2 لوگ ہیں, میں اور میری وائف ہیں جو بھی میری طرح وہ بھی اولڈ ایج ہیں. تو ہم اکثر کھانا باہر سے منگواتے ہیں. تو گھر میں کبھی دودھ گرم کر لیتے ہیں, کبھی چائے بنا لیتے ہیں. تو وہ چائے ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے. وہ چائے ہمیں 1 مہینے کی چائے ہمیں 93,000 میں پڑ رہی ہے. تو واقعی بہت فرسٹریشن ہے. ینگ لوگ, یہ میرے بچوں کے دوست ہیں, میں نے اپنے 3 بچوں کو باہر بھیج دیا. یہ بتائیے گا اب 93,000 بجلی کا بل اور گیس کا بل تو آ گیا, یہ بھرنا تو ہے, کیسے بھریں گے؟ میرے پاس ابھی تک تو کوئی سورسز نہیں ہے اس کو بھرنے کے. سب سے بڑی بات ہے یہ انلیگل ہے, یہ انلیجیٹیمیٹ ہے. دیز آر فیک اینڈ فراڈ چارجز امپوزڈ آن ٹو اس اینڈ دیٹ ہیز بیکم آور نیشنل کیریکٹرسٹک. یہ ہمارا قومی نشان بن چکا ہے کہ ہم ہر جگہ لوٹ کھسوٹ میں سے ہی کام چلانے میں. بالکل, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت ملتان کے زکریہ ٹاؤن گلی نمبر 37 میں موجود ہوں. یہاں کے علاقہ مکین شہری جو ہے وہ سوئی گیس کے بھاری بھرکم بجلی اور سوئی گیس کے بھاری بھرکم جو ہے وہ بلوں پر سراپا احتجاج ہے. یہاں پر مظاہرین جو ہے وہ محکمہ سوئی گیس کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی بھی کی. اور مزید بھی بات کرتے چلیں تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ نعرے بازی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ فراز رمضان. ملتان پولیس کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اس پر سی پی او کا کہنا تھا کہ 6 ماہ قبل نوبہار نہر سے نامعلوم لاش کا قاتل مل گیا ہے. ملتان میں سی پی او صادق علی کی پولیس لائن میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. تفتیش میں ملزمان کی گرفتاری بڑی اہمیت رکھتی ہے. تھانہ ممتاز آباد نے اسی سلسلے میں 2 بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں. ایک قتل ہوتا ہے 2 نومبر کو, جس میں ان کے ملزمان کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. ڈیڈ باڈی جو ہے نہر سے نکالی جاتی ہے جس پہ تشدد ہوا ہوتا ہے. ان تمام شواہد کو لے کے سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے کارروائیاں کی ہیں, جس میں ایک ملزم رفیع نامی جو ہے گرفتار ہو گیا ہے. اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے. پولیس نے بہت بڑی ایفرٹس کی ہیں, ڈیٹا کو انالیسس کیا ہے, جیو فینسنگ کرائی ہے, اسی طرح دوسرے ہیومن ریسورسز سے اس کو ٹریس کیا ہے. میں متعلقہ ایس پی کو, سی آئی اے کی ٹیم کو اور متعلقہ ایس ایچ او جس نے یہ گرفتاریاں کی ہیں مبارکباد دیتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ اس تھانے میں بھی اسی طرح سے پروفیشنلزم کے ساتھ کام ہوتا رہے گا اور دوسرے تھانوں میں بھی یہ پروفیشنلزم جاری رہے گا. اسی طرح دوسری جو کارروائی ہے وہ شراب ہے. بہت بڑی تعداد میں انہوں نے برآمد کی ہے. 1000 سے زیادہ لیٹر امپورٹڈ شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. وہ بھی مختلف علاقوں میں سپلائی کی جاتی تھیں.
SHO ने जो नेटवर्क है पूरे के पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया है और इससे भी जो मंशियात की दस्तयाबी है मुल्तान में उसमें कमी वाक़या होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मुकदमात हैं जिसमें रिकवरी हुई है। हम डेली की बुनियाद पे मीडिया को उससे इन्फॉर्म रखेंगे। हमारी एफर्ट्स हैं कि मुल्तान को महफूज बनाया जाए। जब मंशियात पे काबू डाला जाएगा, इसी तरह से जो लोग गैंग्स के मेंबर हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो जो रात का सफ़र है जो हमारी शाहराहों पे जो वारदातें होती हैं उसमें भी कमी वाक़या होगी। बेसिकली बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों का कलूजन पाया जाता है। ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें मंशियात फरोशों के साथ पुलिस अफसरों के राब्ते साबित होते हैं। उन्हीं राब्तों को सामने रखते हुए जो SHO था उसकी रिडक्शन रैंक की गई है। इसी तरह दूसरे जो कांस्टेबल या दूसरे उहदों के मुलाजमिन थे उनकी इंक्वायरी चल रही है। उसमें जिस एजेंसी ने उनको रिपोर्ट किया है उनके अफसरान के साथ मिलकर एक जॉइंट इंक्वायरी हुई है। मकसद ये है कि इल्ज़ामात को पूरी एविडेंस के साथ तस्दीक कर ली जाए। अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा है तो उसको भी सुधारना मिले, जिसके